हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीएसआर एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीएसआर एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, और फिर लास्ट 20 डेज में हम कैसे अपने स्ट्रेटजी, अपने प्रिपरेशंस को अच्छा करें, शार्प करें और बेहतर करें। तो पहली चीज़, ये सीएसआर एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, और मैथमेटिक्स के पेपर्स का पैटर्न क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, and so all these things we will discuss. So first we see on paper pattern. What is the paper pattern for the exam? So paper जो है वो आता है 3 पार्ट्स में। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है एंड पार्ट सी। 3 पार्ट्स में पेपर आते हैं। फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 20। सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 एंड पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 60। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं स्टूडेंट्स को? सो अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं आप? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस आउट ऑफ 20 में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इस 40 में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और इस 60 में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एग्जाम्स के लिए, मतलब दिस पार्ट ए के लिए? तो पार्ट ए के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी 30 मार्क्स। पार्ट बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हो गया आपका 75 मार्क्स। एंड पार्ट सी के लिए 4.75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे आपको हो जाएगा 95 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है, जो पेपर आपका होता है। पेपर अब यहाँ से आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उससे जोड़ेंगे तो आपको ये 445 मार्क्स का पेपर होता है टोटली। और आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम 200 मार्क्स का क्वेश्चंस के करने होते हैं, जिसमें से ये पार्ट क्या होता है? MCQ होता है। ये पार्ट भी आपका क्या होता है? MCQ होता है। और ये पार्ट आपका MSQ होता है। MSQ मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस, मीन्स इसमें कई ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट ए में, पार्ट बी में आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और पार्ट सी में नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि पार्ट सी में आपका वेटेज ज़्यादा है हर एक क्वेश्चन का, और पूरे एग्ज़ाम में 200 में 95 मार्क्स पार्ट सी से आता है, और जो कि टफ भी पार्ट होता है, क्योंकि आपको सारे सही ऑप्शन टिक करने पे ही मार्क्स सही माना जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये ओवरऑल पेपर का एक पैटर्न हो गया, ओवरव्यू मिल हो गया। अब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपको कि 20 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 में आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, और 60 में आपको 20 क्वेश्चन ओनली अटेम्प्ट करने हैं टू गेट फुल मार्क्स। मीन्स 200 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको केवल इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 15, 25, 20 आउट ऑफ 20, 40 एंड 60। अब मैथमेटिक्स के पेपर में केवल मैथमेटिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिक्स होता है एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या है? इस पेपर का नाम जो होता है एक्चुअल में वो होता है मैथमेटिकल साइंस। मैथमेटिकल साइंस इस पेपर का नाम होता है, जो CSR नेट जो कराता है, जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैट्स बोथ स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जाम। सो जो मैंने ऑब्जर्व किया, पहली चीज़ जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये होता है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, तो जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किस स्टैट से हो या मैथ से हो, कोई मतलब नहीं, आपको ये करने हैं। और इस 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। जो पार्ट बी है, जिसमें 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें अराउंड 29 to 30 क्वेश्चंस ये मैथ से होते हैं, और 10 to 11 क्वेश्चंस ये आपको स्टैट से मिलेंगे। तो इस 40 में अगर आप मैथमेटिक्स के लिए देख रहे हो तो आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चंस ओवरऑल आपको पार्ट बी में जो होगा वो मैथ से मिलेगा, जिसमें से आपको मैक्सिमम 25 अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने हैं? 25। और सिमिलरली पार्ट सी के लिए आपका अराउंड 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं मैथ से, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो कि आपके पास क्वेश्चंस करने के कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, कि आप कितने सारे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम्स में आपको क्या करना है? स्मार्टली चूज करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, क्योंकि टाइम आपके पास 3 आवर्स ही है। 3 आवर्स ही आपके पास एग्जाम में टाइम है, जिसमें आपको सारे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सिलेक्ट भी करना है कि कौन से
क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो वो सिलेक्शन कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहली चीज़ तो हमको पता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 सेक्शंस में एग्ज़ाम पेपर आता है। फर्स्ट में आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं, सेकंड में 25 एंड थर्ड में आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें ये है आपका 30 मार्क्स का, ये आपका हो गया 75 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और ये 95 मार्क्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका सबसे स्कोर क्या क्या होना चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ आप इसमें 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 या 8 जो भी है आप कर सकते हैं, 10 या 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें 25 में आप मान लेते हैं 15 अटेम्प्ट कर सकते हो, आप सही अटेम्प्ट कर रहे हो, और इस 20 में 10 क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं जो कि आप सही कर रहे हो। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स, इसमें आपको हो जाएंगे 45 मार्क्स और इसमें आपको हो जाएंगे 47.5 मार्क्स। अगर आप करेक्ट करते हो तो आपके जो मार्क्स स्कोर होगा वो इस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हो कितना मार्क्स हो गया आपका, 2 4 4 8 2 10 1। आपके स्कोर जो होगा वो 112.5 होगा और 110 अराउंड ही कट ऑफ जाती है JRF की मैथमेटिक्स में, एंड 100 to 105 ये होती है हमारी नेट की कट ऑफ। तो आप देख सकते हो कितना इजीली, अगर आप चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही करते हो तो आप इजीली आप ये स्कोर पा सकते हो, जो कि काफ़ी इजी है पाना ये स्कोर। केवल आपको 15 में 10 क्वेश्चन पार्ट ए में शुरू करने हैं, 25 में केवल 15 एंड 20 में 10, और ये 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें किसी तरह 12 क्वेश्चन ले आते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, तो इसके आप लगभग 12 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप इसके घटा सकते हैं। अगर आप इसमें 12 सही करते हैं, अगर और इसमें 12 सही करते हैं, तो अब भी आपका स्कोर अप्रॉक्सीमेट इतना ही होगा और आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम। तो अब प्रिपरेशन के लिए क्या, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। सो मैथमेटिक्स में देखिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं एक बार। एक होता है कि प्योर, एक होता है अप्लाइड। कुछ स्टूडेंट्स प्योर में काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ अप्लाइड में होते हैं। तो मैं जो आपको स्ट्रेटजी यहाँ बताने जा रहा हूँ एग्जाम पैटर्न्स के लिए स्पेशली, वो आपको ये नोट करना है कि क्या चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है और क्या चीज़ें आप अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपने आप फेवरेट टॉपिक्स या आप जिसमें अच्छे हैं एग्ज़ाम के लिए। देखिए आप ये एग्ज़ाम्स नेट JRF CSIR जो भी हो रहा है ये आपको PhD के लिए हो रहा है, और PhD के लिए जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो आपको पूरे BSc MSc की बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम्स में आपको क्वालिफाई करने के लिए एक आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि आप किसके थ्रू आप एग्ज़ाम्स में जाओगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी, कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ के जाओगे अच्छे से, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। क्योंकि आपने देखा कि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपको अटेम्प्ट बहुत कम करना है। लगभग आपको 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100% जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस 50% में अटेम्प्ट करने में आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। मीन्स आपको उस 50% का भी 50% आपको पढ़ना है या सही करना है, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, आप JRF हो जाओगे। तो प्योर और अप्लाइड, और दो चीज़ें हैं, एक कंपलसरी पार्ट मैं एक ऐड कर रहा हूँ जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो उसका वेटेज एग्जाम में या क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फिर आप नहीं होगा, आपका दिक्कत हो जाएगी होने में। वो है रियल एनालिसिस, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस लीनियर अलजेब्रा। ये 2 सब्जेक्ट्स आपको करने ही करने हैं, मतलब आपको ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इनके वेटेज एग्जाम में काफ़ी होते हैं। बाकी जो आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, अलजेब्रा है आपका, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, फंक्शनल, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं। बाकी जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अप्लाइड में आपको पता है ODE है, PD है, इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, CO भी है, और ऑपरेशन रिसर्च के भी क्वेश्चंस 1-2 आते हैं। तो इस 2 पार्ट से जो प्योर की बात हम कर रहे हैं, इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, और इन दोनों से मिला के 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और अगर आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़िए और इन को पढ़ लीजिए,
तो भी आपका स्कोर रहेगा। मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। केवल आप ये 2 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और ये प्लस दीज 2 सब्जेक्ट्स। अदरवाइज यू कैन रीड दिस ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। आप अप्लाइड के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और रियल लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी फंक्शनल एंड रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। बट दिस पार्ट इज कंपलसरी, यू हैव टू रीड दिस वन। आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो आप अपने हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्योर के क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने हैं या अप्लाइड के आपको पढ़ने हैं। लेकिन ये 2 टॉपिक्स आपको करना ही करना है एग्जाम के लिए। इसके वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा वेटेज होता है इन क्वेश्चंस का। मैं बार बार ये चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, वो सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरा और उनका कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होता है, और जिसकी वजह से एग्जाम में वो हर क्वेश्चन में डाउट में रहते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे कि जो मैंने पेपर्स में ऑब्जर्व किया या एनालाइज किया है, उसमें क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन टफ नहीं आता है। हर टॉपिक से क्वेश्चन ईजी और टफ दोनों आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पेपर में रियल एनालिसिस क्वेश्चन सारे के सारे टफ आ जाएँ या कॉम्प्लेक्स के सारे ईजी आ जाएँ, ऐसा कभी नहीं होता है। सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन इजी, टफ और मीडियम सारे होते हैं, और जो भी होता है सारे टॉपिक्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए अगर आप केवल इजी क्वेश्चंस आप सारे कर लें, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज, मीडियम लेवल क्वेश्चन जो भी हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी, या फिर आप ओडी पीडी कर रहे हैं या इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो केवल आपको एवरेज एबव क्वेश्चंस जो हैं वो आने चाहिए। टफ क्वेश्चन सब में आएंगे, आप टफ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने देख लिया आपके पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चन छोड़ने के। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 20 डेज में आप कैसे पढ़ाई करोगे या क्या करोगे। तो पहली चीज़, एक मेरा मानना है कि देखिए आप ओडी पीडी आप कितने भी अच्छे हों या इंटीग्रल इक्वेशंस में, ये क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं आपको एग्जाम के लिए, जो कि आपको पता भी नहीं, आप एग्जाम में आपसे कम से कम आपको 5 से 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको अच्छे से सॉल्व करने में। और आप कहीं भी छोटी सी भी मिस्टेक किए, आपका क्वेश्चन आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आपका टाइम भी गया और क्वेश्चन भी गया। तो इसलिए मेरा मानना होता है आप एग्ज़ाम के लिए आप प्योर पार्ट को ज़्यादा आप फोकस करिए। अगर आपका बहुत अच्छा है, आपका कैलकुलेशंस अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जाइए, रियल और लीनियर अलजेब्रा के साथ, प्लस के साथ, इन दोनों के साथ। नहीं तो आप अलजेब्रा जाइए, कॉम्प्लेक्स जाइए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ते ही 2 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा, आपको सोचना है कि क्वेश्चन क्या दिया है, 4 ऑप्शन और क्या नहीं है। ये हो गया, मतलब आप किस हिसाब से सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको बस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। आप करेंगे, आपको आएगा, हो जाएगा, आपको थ्योरी आपकी तैयार है या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब दूसरा कि 20 डेज का शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका, ये देखना है। तो देखिए मैंने जैसे बोला कि आपको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट के आप सभी लोग पैनिक हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब आप 20 डेज में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते। अब आप क्या करना है, आपको रिवाइज करना चीज़ें। तो रिवाइज कैसे करेंगे, आप लीनियर अलजेब्रा, पहली चीज़ आपको ये रखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इसके होते हैं। तो आपको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के लिए टाइम देना है। दूसरा आपका है, अब दूसरा आप अपने हिसाब से देख सकते हो, दूसरा सा मतलब क्या, आपको अलजेब्रा पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स पढ़ना है मेन रूप से, या ओडी पढ़ना है, पीडी पढ़ना है, और आपका बच्चा न्यूमेरिकल ये पढ़ना है। और तीसरा आपको देखना है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल, और यहाँ पे आपको देखना है OR देख सकते हैं आप, और COB देख सकते हैं। मैंने 3 पार्ट में इसको ये डिवाइड किया क्योंकि ये पार्ट आपको कंपलसरी है, आपको ये करना ही करना है एग्जाम के लिए। और ये दोनों में आपको चाहे जो आप एक पढ़ सकते हैं, या तो ये पढ़ लीजिए 2 वाला या 3 वाला। तो अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये पहले देखते हैं, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। आपको 5 डेज नहीं, आपको 5 डेज एक टॉपिक को देने हैं, यानी 2 को मिला के आपको टोटल 10 डेज आपको इसमें टाइम देने हैं। 10 दिन आपको लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस पे टाइम देना है, फिर 5 डेज यहाँ पे देने हैं आपको, और 5 डेज यहाँ पे देने हैं।
ये तो हो गया मोटा मोटा कि आपको कितने दिन में चीज़ें आपके प्लानिंग के हिसाब से क्या होनी चाहिए। देखिए ये एक रिवीजन करने का प्लानिंग है, एकदम एग्जैक्ट कैसे करना है, पर आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है या कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है, आपको जो सही करना है तो उसको आप अपने हिसाब से टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा दे सकते हैं। यानी आपको 10 दिन लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस को देना है, अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आपको 5 दिन देना है, या ऐसे ही आप ओडी पीडी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो 5 दिन देना है, और टोपोलॉजी फंक्शनल और OR या COB इन दोनों में जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको 5 डे देना है। अब ईच डे आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपको तो बोल दिया 5 दिन ये पढ़ना, पर कैसे पढ़ना है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपको 4 to 5 आवर्स आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, सब्जेक्ट्स के जो थियरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं या काउंटर एग्जाम्पल्स हैं जो आपको नहीं याद हैं या भूल गए हो आप, या आपको उनको रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको 3 आवर्स आपको एग्ज़ाम टेस्ट देना है टाइम के साथ। टेस्ट देना मतलब आपको उसको, टेस्ट का मतलब ऐसे कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं और 3 आवर्स बिना उठे आपको ये सॉल्व करने हैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस। ये आप लास्ट के 10 डेज में आपको करना है। कम से कम आप 5 पेपर्स आप सॉल्व करो, कम से कम 10 डेज में। आप अल्टरनेट भी कर सकते हो। और शुरू के 10 डेज में आपको ये जो पेपर्स हैं, जो आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ कई सारे सेट होंगे आपके पास, 10 साल 15 साल का पेपर्स होगा, तो शुरू के 10 दिन जो आपके बचे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप केवल पेपर सॉल्व करिए डिटेल में। डिटेल मीन्स टाइम 3 आवर्स का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। लास्ट के 10 डेज में आप जब अल्टरनेट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, बट शुरू में आप पेपर डिटेल्स में सॉल्व करिए। डिटेल्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया पार्ट बी के क्वेश्चंस MCQ होते हैं। MCQ मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास क्वेश्चन में और कोई एक सही होगा। तो एग्जाम में तो आपको कोई एक ऑप्शन सही मिल गया तो आप टिक करके और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, पर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने हैं, इसको भी इसको भी। अगर ये सही है तो क्यों सही है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए इसके लिए। अगर ये सही है तो इसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, अगर ये गलत है तो इसका फिर से काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। मतलब आपको तैयारी MSQ टाइप से करनी है। आप घर बैठे आप जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक टॉप पार्ट में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो MSQ टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको सारे ऑप्शंस चेक करने कि गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपका पार्ट बी काफ़ी स्ट्रांग होगा, क्योंकि पार्ट बी एग्जाम में आपको एक ऑप्शन सही करना है। आपने चारों की प्रिपरेशन की है तो आपको ईजिली एक ऑप्शन सही दिख जाता है। और MSQ से आपका पार्ट सी की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, 4.75 मार्क्स का, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है ये। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगा कि आप पार्ट बी और पार्ट सी अगर आप प्रिपरेशन में कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, तो आप MSQ समझ के आप सॉल्व करेंगे और सारे ऑप्शंस क्लियरली सही से पढ़ेंगे समझेंगे। और एक और चीज़ जिनको स्कोर करना है, मतलब आपको अगर रैंक अच्छी लानी है, एक तो हो गया आपको ये मिनिमम हो गया कि आपको कैसे आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम। रैंक लाने के लिए आपको पार्ट ए पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बिना पार्ट ए के आपकी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि इसके 30 मार्क्स हैं। और यकीन मानिए मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स को जो 10 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं फाइनली, क्योंकि वो प्रिपेयर करते नहीं इसकी। एग्ज़ाम मिलते ही वो अपने पेपर में सीधे पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और पार्ट ए वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको रैंक लाना है तो आप कम से कम 2 दिन टाइम दीजिए, 2 डेज आप, और ज़्यादा नहीं, आप 2 to 3 आवर्स, मतलब टोटल 6 आवर्स अगर आप टाइम देंगे पार्ट ए पे तो आपके 30 में 20 से 25 क्वेश्चंस मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 20 to 25 मार्क्स। तो ये स्ट्रेटजी आप बना के रखेंगे तो आपका ईजिली आपका सारे CSIR एग्जाम का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा स्कोर कर लेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आपको कोई और